हेलो, वेलकम टू लो इन नटसेल। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में जानने से पहले हमको आर्टिकल 246 को समझना होगा। आर्टिकल 246 इस बारे में बात करता है कि 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट आती है। इसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर आते हैं उसके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर होती है सेंटर की कि वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। सेकंड लिस्ट होती है वो स्टेट लिस्ट के बारे में बात करती है कि स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट मैटर आता है उसके लिए स्टेट के पास में एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर आते हैं उनके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों के पास में पावर होती है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो फिर इस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की कहाँ पर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई सब्जेक्ट मैटर है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टेट ने उसके ऊपर कोई कानून बनाया तो वहाँ पर एक हाई पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट मैटर में ऐसा होगा जो कि यूनियन लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक इंक्रोचमेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के पास में फाइनेंस का मैटर है और वाइफ के पास में कोई भी जो भी घर में कौन सा सामान वगैरह आएगा उसका मैटर है, ठीक है। तो वाइफ ये बोलती है कि घर में एक वॉशिंग मशीन आएगी, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन आएगी लेकिन वो किस ब्रांड की आएगी, कितने पैसे की आएगी, तो कहीं ना कहीं पे वो एक फाइनेंस का मैटर ही तो उसमें एक इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके ऊपर, एक ये जो इंडिपेंडेंट तो है नहीं मैटर। तो इसीलिए स्टेट लिस्ट में या फिर यूनियन लिस्ट में जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून वगैरह बनाती है तो वहाँ पर एक इंक्रोचमेंट थोड़ा सा उसके ऊपर हो जाता है। तो इस तरह के जो इंक्रोचमेंट को हम इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट बोलते हैं। इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि जानबूझकर कोई भी जो इंक्रोचमेंट नहीं हुआ एक इंक्रोचमेंट हो गया है अनइंटेंशनली। तो इस तरीके के इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में स्टेट के और सेंटर के पास में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ही शांत करने के लिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है वो एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। तो पिथ का मतलब होता है किसी चीज़ का एसेंस, उसका ट्रू नेचर, उसका सार क्या है, ठीक है। और सब्सटेंस का मतलब होता है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो जो भी उस लेजिस्लेशन का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट का जो एक सार देख के ही हम उसको वैलिड और इनवैलिड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट के पास में मैटर वगैरह पहुंचता है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लाकर उसको वैलिड और इनवैलिड करती है। तो वो किस तरीके से करती है इसको जानने के लिए हमको यहाँ पे 2 वर्ड जानने होंगे, इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जब जिस पर्सन को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन को जो एक अथॉरिटी दे रखी होती है वो यदि उसके अंदर ही काम करता है तो उसको इंट्रा वायर्स बोलते हैं। और जब वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करता है तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे लागू करेंगे यहाँ पे, तो कोई भी मान लो कि सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट लिस्ट का है और उसके ऊपर स्टेट ने कोई भी कानून वगैरह बनाया है तो वो एक इंट्रा वायर्स एक्ट है। स्टेट लिस्ट का मैटर था तो स्टेट ने उसके ऊपर कानून वगैरह बना दिया, ठीक है। तो वो इंट्रा वायर्स हो गया। तो वो इंट्रा वायर्स एक्ट है। उस इंट्रा वायरस एक्ट के होते हुए मान लो कुछ इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट वो यूनियन लिस्ट के ऊपर आ रहा है तो वो जो कानून होगा वो इनवैलिड नहीं होगा, वो कानून वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई सब्जेक्ट मैटर है वो यूनियन लिस्ट का है और उसके ऊपर स्टेट ने उसके ऊपर कानून वगैरह बना दिया तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, तो वो वहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा वो कानून, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि यदि कोई इंट्रा वायरस यहाँ पे लेजिस्लेशन वगैरह है और स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है या फिर यूनियन लिस्ट का मैटर है और उस पर वो कानून बनाती है और वो एक इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट किसी दूसरे लिस्ट के ऊपर हो जाता है तो इस रीज़न से वो इनवैलिड नहीं होगी। उसका जो पिथ और सब्सटेंस, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट का एक सार देखा जाएगा कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यदि वो उस सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेटेड है जिसने उसके ऊपर कानून बनाया है तो फिर वो वैलिड होगा, नहीं कि इनवैलिड होगा। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक फ्लेक्सिबल नेचर को दर्शाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड नहीं है, एक फ्लेक्सिबल नेचर का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस आता है, वो आता है FN बलसारा केस। इसके अंदर ये हुआ था कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट आया था जिसके अंदर जो लिकर था उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो प्रोडक्शन वगैरह है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो FN बलसारा ने ये बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो हमको पावर देता है कि हम कोई भी बिज़नेस वगैरह इंडिया के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस
तो इस चीज़ के होते हुए भी ये जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है हमको मना क्यों कर रहा है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो लिकर का मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून वगैरह बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है, लेकिन इस वजह से ये जो एक्ट है वो इनवैलिड नहीं हो जाता है। तो ये तो बात हो गई डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। और आगे आने वाले वीडियो में अंदर हम जो भी जो लीगल टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।